ठीक है। तो हाय गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो विच इज़ वीडियो नंबर 9। एंड दोस्तों, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है पावर बीआई की, जिसमें से 9-8 वीडियो जो है वो अपलोड हो चुकी है ऑलरेडी। ये हमारी 9th वीडियो है ऑफ पावर बीआई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ आपको कि डेक क्या होता है। ओके, व्हाट इज़ डेक, जो कि काफ़ी, मैं बोल सकता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक, सबसे ज़्यादा आईआईएमपी, यस, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अगर मैं पावर बीआई में बोलूँ वो है टेक। मतलब इसके बिना आपका जो पावर बीआई है वो अधूरा है। आप बस विजुअल्स क्रिएट करने से यू आर नॉट बिकम अ गुड पावर बीआई डेवलपर अगर आपको ये नहीं आता तो। सो बस मैं आपको यही बोलूँगा कि टेक जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, बिना कुछ सी देरी के, बिना कुछ सी इवन से, कि अब हम स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा बस मैं आपको यही बोलूँगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो फोकस करिए, अच्छे से पढ़िए, बी विथ मी। मैं आपको बहुत आगे तक लेके जाने वाला हूँ पावर बीआई में। तो सबसे पहला पॉइंट आता है व्हाट इज़ डेक। तो सबसे पहले डेक स्टैंड फॉर डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशन अप। सर डेक का जो शॉर्टकट है वो क्या है, DAX। बट व्हाट इज़ द स्पेलिंग ऑफ एक्स, एक्सप्रेशन, राइट। हियर ई इज़ साइलेंट बेसिकली। तो हम जो एक्सप्रेशन है उसकी स्पेलिंग ये लिखते हैं एंड एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे जेरोक्स। तो जेरोक्स की स्पेलिंग अलग है बट हम लिखते हैं XEROX, तो उस टाइप। तो बेसिकली डेक क्या है, तो डेक डेक एक फॉर्मूला लैंग्वेज है पावर बीआई में, जो कि द स्ट्रक्चर इज समवॉट डिफरेंट देन बेसिक एक्सेल फंक्शन एज यू विल लर्न इन दिस मॉड्यूल। तो इस मॉड्यूल में आप यही सीखने वाले हैं कि आप डेक कैसे लिखते, कैसे आप डेक का यूज़ करते, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। अब इसमें आपको एक लाइन दिख रही है कि द स्ट्रक्चर इज समवॉट डिफरेंट देन एक्सेल, लाइक ऐसा क्यों लिखा है। तो जब भी मैं अगर एक्सेल में कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करता हूँ, जनरली आपको पता होगा इफ़ यू आर अ एक्सेल स्टूडेंट, या अगर नहीं भी पता है तो जनरली आप देखना कि एक्सेल में क्या होती है, बहुत सारी सेल्स बनी होती है, लाइक A1, B1, C1, राइट। ये सेल्स बनी हुई रहती है। ओके, तो ये जो सेल्स है, अगर इनका मेरे को कैलकुलेशन करना है तो सिंपली मैं क्या करता था, दूसरी सेल में जाके मैं लिखता था सम इज इक्वल्स टू, और सारी सेल्स की वैल्यू लिख के एंड देन ख़त्म, एंड देन मैं क्लोज करके एंटर मारता था। तो क्या करता था, सारा का सारा, सारा का सारा जो कैलकुलेशन है वो सम कर देता था। लाइक वैसे अगर मेरे को एवरेज निकालना है तो मैं एवरेज लिख के, EVG लिख के ब्रैकेट में डालता था तो पूरा एवरेज निकाल देता था। वैसे अगर मेरे को काउंट लिखना था तो मैं काउंट लिखता था तो वो पूरा काउंट निकाल देता था। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, एक्सेल में यूज़ करते थे। सिंपली उसी एक्सेल के अंदर, उसी नए सेल के अंदर जाके आप लिखते थे तो वो आपका काम हो जाता था। बट ये इसका जो सिंटेक्स है, इसका जो लिखने का तरीका है पावर बीआई में, वो समहाउ डिफरेंट है। तो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे डिफरेंट है, क्या क्या उसमें चीज़ें होती है। तो चलिए आते हैं हमारे पावर बीआई में और मैं आपको बताता हूँ सारी चीज़ें शुरुआत से। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कॉलम्स और टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। जैसा कि मैंने थियरी में आपको दिखाया था कि आप क्या करने वाले हो, नया कैलकुलेटेड टेबल बनाने वाले हो, नया कैलकुलेटेड कॉलम बनाने वाले हो एंड नया मेज़र क्रिएट करने वाले हो। ठीक है, तो ठीक है, चलते हैं और क्रिएट करते हैं हम नया मेज़र। सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे नया टेबल। तो नया टेबल क्रिएट करने के लिए आप सबसे पहले तो बाहर आ जाओ, मतलब सिंपली आप बाहर आ जाइए, और इस बाहर आते सही आपको सिंपली क्लिक करना है टूल्स में और न्यू टेबल के अंदर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक नया टेबल क्रिएट हो गया है, और इस टेबल का मैं एक नाम दे देता हूँ। ये बेसिकली जो डिफ़ॉल्ट नेम आपको दिख रहा था टेबल इज इक्वल्स टू, ये डिफ़ॉल्ट नेम है एक टेबल का। जैसे मैंने इस न्यू टेबल में क्लिक किया, ओके, जैसे मैंने इस न्यू टेबल में क्लिक किया, यहाँ पे एक नया टेबल बन गया, और इस टेबल का जो आइकॉन आपको दिख रहा है, देखिए जो बाकी टेबल है उसका आइकन देखिए और इस टेबल का आइकन देखिए। तो इस टेबल का जो आइकन है वो छोटा सा कैलकुलेटर आपको दिख रहा है उसी के टेबल के साथ, मतलब उस आइकन के साथ एक छोटा सा आइकन दिख रहा है जो कि कैलकुलेटर टाइप का है। वैसे सिमिलर चीज़ यहाँ पे भी दिख रहा है। तो गाइस यस, ये भी जो है जो टेबल है वो कैलकुलेटेड टेबल है। ओके, तो डिफरेंस ये है
मतलब इस टेबल को हम नॉर्मल टेबल नहीं बोलेंगे, इस टेबल को हम बोलेंगे कैलकुलेटेड टेबल। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपको छोटा सा आपको एक कैलकुलेटर भी दिख रहा है, तो इसको बोलते हैं कैलकुलेटेड टेबल। और सिमिलरली अगर मैं इस टेबल की बात करूँ तो इस टेबल में आपको क्या दिख रहा है, एक छोटा सा कैलकुलेटर दिख रहा है क्या? नहीं, सिंपली आपको एक टेबल दिख रहा है, तो ये नॉर्मल टेबल है और ये जो टेबल है वो कैलकुलेटर टेबल है। सो दिस एंड दिस both table are what? Both table are a calculated table. Okay, and if this calculated column is absent, then then this columns are normal column. Okay, ठीक है, इतना आपको क्लियर है। अब ये जो आपको दिख रहा है टेबल इज इक्वल्स टू, इट इज बेसिकली नेम ऑफ द टेबल। यू कैन पुट इट एनी ऑफ द नेम यू वांट। जैसा मैंने दे दिया, यू कैन से डिस्टिंक्ट, जैसा यहाँ पे दिया हुआ एक डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, मैं कुछ और नाम दे देता हूँ। और हाँ, सिमिलर नाम का टेबल आप क्रिएट नहीं कर सकते, जैसा ये तो आपको पता ही होगा, नहीं भी पता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि सिमिलर नाम के यानी एक ही नाम का टेबल आप मल्टीपल टेबल क्रिएट नहीं कर सकते, राइट? जाहिर सी बात है, अगर ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा, यूनिकनेस नहीं रहेंगी ना टेबल में, दैट्स वाई। तो ऑलरेडी डिस्टिंक्ट टेबल नाम का जो टेबल है वो प्रेजेंट है, जो कि कैलकुलेटेड टेबल है, तो हम एक नया टेबल बनाएंगे जो कि डिस्टिंक्ट वैल्यू है। और हम इसमें क्या करेंगे, ऑर्डर। अब मैं चाहता हूँ कि इस टेबल में ऑर्डर आईडी रहे, बट वही रहे जो कि क्या है, डिस्टिंक्ट आईडी है। मतलब क्या हो रहा था, इस टेबल में कुछ कुछ ऐसी ऑर्डर आईडी थी जो रिपीट हो रही थी, बट अब मैं क्या करूँगा, ऐसा एक कॉलम बनाऊंगा। तो देखिए, जैसे मैंने उस न्यू टेबल को क्रिएट किया तो इसने एक नया ब्लैंक कॉलम भी क्रिएट कर दिया, क्योंकि एक टेबल खाली तो नहीं रहने वाला, उसमें कुछ ना कुछ डेटा रहेगा, भला ही माइन्यूट डेटा रहे, भला ही कम डेटा रहे, बट डेटा तो रहेगा ही। तो उसने टेबल के अंदर एक कॉलम खुद से ही ऐड कर दिया, डिफ़ॉल्ट ऐड कर दिया, बट उस कॉलम में अभी कुछ है नहीं, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ ऑर्डर आईडी में डिस्टिंक्ट वैल्यू है। डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब ऐसी वैल्यूज जो कि कांस्टेंट है, जो कि यूनिक है, जो कि चेंज नहीं है, मतलब रिपीट नहीं हो रही है, मल्टीपल टाइम्स रिपीट नहीं हो रही है, वैसी वैल्यू मैं चाहता हूँ। तो सिंपली मैंने लिखा डिस्टिंक्ट। सो हियर डिस्टिंक्ट इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन पावर बी आई, जो कि क्या करती है, डिस्टिंक्ट वैल्यू काउंट करती है। अगर मैं इसके सिंटेक्स की बात करूँ तो सबसे पहले आता है डिस्टिंक्ट, जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है, एंड देन कॉलम नेम और टेबल एक्सप्रेशन। तो आपको कॉलम नेम और टेबल एक्सप्रेशन प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो मैंने लिखा डिस्टिंक्ट, उसके बाद लिखा ऑर्डर, क्योंकि मुझे ऑर्डर आईडी, कांस्टेंट ऑर्डर आईडी चाहिए, ठीक है। वैसे ही हम ले लेते कस्टमर आईडी, मुझे क्या चाहिए, कांस्टेंट कस्टमर आईडी चाहिए। तो मैंने इसको क्लिक कर दिया एंड देन क्लोज इट। नाउ डिस्टिंक्ट ये फंक्शन है, जैसा आपको पता है, जैसे आपने पावर बीआई में देखा होगा कि सम, एवरेज, ये एक फंक्शन होता है, वैसे डिस्टिंक्ट एक फंक्शन है। वैसे तो हमने फंक्शन का एक ब्रैकेट है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद डीम कस्टमर, ये आपका कॉलम का नाम रहेगा, एंड देन दिस इज़ आप सॉरी, ये जो रहने वाला, ये जो आपको दिख रहा है, ये आपके टेबल का नाम है, डीम कस्टमर, एंड देन ये क्या है, उस टेबल की कॉलम का नाम। जैसे यहाँ पे जो मैं आपको बताऊँ, ये डीम कस्टमर, तो यहाँ पे देखिए ये मेरे टेबल का नाम है डीम कस्टमर, और उसके अंदर एक फील्ड आपको दिखेंगे, उसके अंदर एक कॉलम आपको दिखेगा जो कि है कस्टमर आईडी। तो ये कस्टमर आईडी। तो मैं आपको सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि जब कभी भी आप डेक लिख रहे हैं, आप डेक क्वेरी लिख रहे हैं, चाहे आप कॉलम क्रिएट कर रहे हो, चाहे आप टेबल क्रिएट कर रहे हो, चाहे आप एक नया मेज़र बना रहे हो, सब चीज़ का लिखने का तरीका एक ही है। और वो तरीका क्या है कि सबसे पहले आपको उसका नाम देना है, कि आप अगर टेबल क्रिएट कर रहे हो तो उस टेबल का नाम क्या देना है आपको। अगर आप एक नया कॉलम क्रिएट कर रहे हो तो आपको उसका नाम क्या देना है। अगर आप नया मेज़र क्रिएट कर रहे हो तो उसका नाम क्या देना है। यानी लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा उसका नाम रहेगा, एंड राइट हैंड साइड में जो भी आप कैलकुलेशन लिखने वाले हो वो। और जब भी आप किसी के भी अगेंस्ट में अगर आप कोई भी कैलकुलेशन लिख रहे हो, तो सबसे पहले उस टेबल का नाम, तो ये जो डीम कस्टमर आपको दिख रहा है, ये मेरे टेबल का नाम है, और ये जो कस्टमर आईडी दिख रही है, ये उसके उस टेबल के अंदर एक कॉलम है जिसका नाम है कस्टमर आईडी, ठीक है।
जैसे मैंने आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे मेरे को प्रोडक्ट आईडी चाहिए, तो प्रोडक्ट आईडी मेरी किस टेबल में है, डीम प्रोडक्ट करके मैंने इस टेबल को क्लिक किया, यहाँ है प्रोडक्ट आईडी। अब मुझे इस टेबल के अंदर इस प्रोडक्ट आईडी की वैल्यू, डिस्टिंक्ट वैल्यू चाहिए, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सिंपली इसके लिखने का तरीका, सबसे पहले टेबल का नाम, तो डीम प्रोडक्ट, ये मेरे टेबल का नाम, और ब्रैकेट्स के अंदर आप क्या लिखोगे, उसके कॉलम का नाम। तो पहले टेबल का नाम, फिर ब्रैकेट के अंदर कॉलम का नाम, और कॉलम का नाम क्या है, कॉलम का नाम क्या है, प्रोडक्ट आईडी, तो प्रोडक्ट आईडी। एंड देन मैंने टैब दबाया, तो टैब से आप डायरेक्टली उसमें जंप कर सकते हैं, एंड मैंने एंटर मारा, तो इसने क्या किया, जितनी भी प्रोडक्ट आईडी है जो कि यूनिक है वो मेरे लिए ला के दे दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आप नया टेबल क्रिएट करते हैं। आप कहीं पे भी क्लिक कर दीजिए तो वो आ जाएगा। जैसे ही आपका जो भी कॉलम है वो फुलफिल हो गया, मतलब आपने डेक क्वेरी लिख दी, और आप या तो एंटर मारिए या फिर इस ग्रीन टिक को क्लिक करिए, तो वो आपका जो भी चीज़ है वो सेव कर देगा। ओके, अब मान के चलिए, मैंने जैसा कि आपको बताया कि डेक एक एक्सप्रेशन है, एक एडिटर है। अगर मैं ये ब्रैकेट नहीं लगाता और मैं एंटर मारता हूँ, ठीक है, और मैं इसको भी मिस कर देता हूँ और मैं एंटर मारता हूँ, तो देखिए द फॉलोइंग सिंटेक्स एरर ऑकर ड्यूरिंग मैथ्स, तो आपको वो एरर भी बताएगा कि आपने क्या चीज़ें गलत की है। ओके, तो मैं वापस ब्रैकेट लगा देता हूँ एंड देन क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, तो ये एक बेसिकली एक एडिटर है जो आपको, अगर आप कुछ गलत लिखते हैं तो ये आपको आग्रह करेगा कि आपने ये चीज़ गलत लिखी है, आपको एरर भी देगा, जैसे ये एरर शो कर रहा है। अब मैंने सब कुछ सही कर दिया, मैं एंटर मारता हूँ तो वापस मैं चीज़ें कर सकता हूँ। तो अगर आप मतलब कहीं गलती कर रहे हैं, अगर आपने कुछ गलत सिंटेक्स लिखा है तो ये आपको एरर शो भी करता है। ओके, तो ये है डेक एक्सप्रेशन। अब ये जो मैंने आपको बताया, ये मैंने बताया कि कैसे टेबल आप क्रिएट करते हैं। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कॉलम कैसे क्रिएट करते हैं। तो जब भी आप कॉलम क्रिएट करते हो तो आपको किस टेबल के अंदर कॉलम क्रिएट करना है वो देखना पड़ेगा। जैसे मैंने ये टेबल क्रिएट किया, तो जनरली टेबल जो है वो टेबल के अंदर टेबल तो नहीं होगा, अलग से बनेगा, तो ये अलग से बन गया। लेकिन जब आप एक कॉलम क्रिएट कर रहे हो तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको किस टेबल के अंदर कॉलम क्रिएट करना है। तो मैं एक नया कॉलम क्रिएट करता हूँ, जैसे हाँ, जैसा मैं बताना चाहता हूँ कि इसको इस हाँ, जैसा मैं बताना चाहता हूँ कि इस टेबल के अंदर, इस कस्टमर टेबल के अंदर डिस्काउंट जो है वो कितना है, मतलब टोटल डिस्काउंट कितना मिला है सबको, या फिर अगर मैं टोटल सम निकालूँ डिस्काउंट का तो कैसे निकालूँ। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डिस्काउंट कैसे निकालूँ या फिर काउंट कैसे निकालना है। तो सिंपली मैं एक नया कॉलम मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली जाऊँगा इस टेबल में और टेबल के 3 डॉट में क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा न्यू कॉलम। आप यहाँ से भी ऐड कर सकते हो, और एक और तरीका ये है कि इस कॉलम को, इस टेबल को क्लिक करिए और यहाँ पे एक और तरीका न्यू कॉलम, तो इस तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो एक ब्लैंक कॉलम मेरे लिए क्रिएट हो गया, और ये जो है वो डिफ़ॉल्ट नेम आया है। अब आप चाहते हो कि अपने अकॉर्डिंग नेम देना चाहते हो, तो मैं दे दूँगा डिस्काउंट, डिस्काउंट वैल्यू। ठीक है, इज़ इक्वल्स टू, मैंने बताया था सबका सिंटेक्स सेम होता है, तो सिंटेक्स सेम रहेगा। अब मेरे को जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है मैं वो लिखूँगा, तो मुझे करना है सम, तो मैंने लिखा सम, जो कि वापस अनदर बिल्ट इन फंक्शन है पावर बीआई का। और किसके प्रति मेरे को ये सम फंक्शन परफॉर्म करना है, किस टेबल के प्रति करना है, किस टेबल के अगेंस्ट करना है, तो मुझे डीम कस्टमर के अगेंस्ट करना है, तो मैंने लिखा डीम कस्टमर अगेन। उसका क्या निकालना है मेरे को, सॉरी मैंने आपको बताया था कि चलिए अपन सम ही निकाल लेते हैं, पहले सम निकालते हैं और दूसरे कॉलम में काउंट निकाल लेंगे। तो मैंने लिखा डीम कस्टमर, और ये हो गया मेरे टेबल का नाम। उसके बाद मैं क्या लिखूँगा, कौन से कॉलम में, तो मैंने लिखा डिस्काउंट के, तो मैंने लिखा डिस्काउंट। और ये जो मेरे को जैसे इनने सजेस्ट किया मेरे को इसको फुलफिल करना है, तो मैं टैब दबा दूंगा तो वो ऑटोमेटिकली उसको ग्रैब कर लेगा। टैब, TAB वाला आपको बटन दबाना है आपके कीबोर्ड से। एंड देन मैंने इस फंक्शन को क्लोज किया एंड देन एंटर किया। जैसे मैंने एंटर किया, ये सारी की सारी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इनने क्या किया, उसका सम निकाला डिस्काउंट का। ओके, जैसे आपको यहाँ डिस्काउंट दिख रहा है तो इसका सम, सारी वैल्यू का सम निकाल दिया उन्होंने। तो सारी वैल्यू का सम जो है वो इतना आ रहा है, सारी की सारी वैल्यू का, जैसे इसका 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 सेम आ रहा है।
तो सम हमें जनरली डिस्काउंट का निकालते नहीं कभी भी। तो ऐसे इस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं। अब जैसे आपको दूसरा फंक्शन लिखना काउंट, ठीक है, तो ये आ गया काउंट फंक्शन, एंड मैं सिंपली ग्रीन बटन को क्लिक करता हूँ तो इसने काउंट करके दे दिया मेरे को कि इतना इतना काउंट रहने वाला है। ओके, उसके बाद ऐसे काफ़ी सारे फंक्शन हैं यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। जैसे मेरे को निकालना है टाइम पीरियड, टाइप डेट, एमटीडी, ये सब निकालना है, डिग्री से निकालना है, डिस्टिंग निकालना है। तो इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मेरे को डिस्काउंट की डिस्टिंग वैल्यू निकालना है, तो सिंपली मैंने क्या किया, डिस्टिंग लिखा एंड क्लिक ऑन दैट राइट बटन, you can see that it give error because ऐसी कोई वैल्यू होती नहीं है। a type of multiple values has supplied where a single value was expected, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू होना चाहिए बट यहाँ पे नंबर ऑफ वैल्यू आ रही है, तो इट्स नॉट अ वैलिड एक्सप्रेशन फॉर दैट। तो मैं सिंपली आपको बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे मेरे को पोस्टल कोड की डिस्टिंग वैल्यू निकालना, तो डिस्टिंग और उस टेबल का नाम जैसे मैंने ले दिया डीम कस्टमर और उसका दे दिया पोस्टल कोड। तो डिस्टिंग में मल्टीपल वैल्यूज़ हो गई उसकी, इसलिए वो नहीं दे रहे, बट आप काउंट निकाल सकते हैं क्योंकि बेसिकली उसके लिए आपको मल्टीपल वैल्यू लगेंगी ना डिस्टिंग के लिए, तो इसलिए वो नहीं ले रहा है। बट आप काउंट निकाल सकते हैं किसका, डिस्काउंट का, ठीक है ना। ठीक है, तो इस तरीके से जैसे आप कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, मतलब आप कॉलम में अपनी कैलकुलेशंस निकाल सकते हैं, आप टेबल के अंदर कर सकते हैं, लाइक इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं आपकी चीज़ें। अब मैं आपको बताता हूँ मेज़र कैसे करते हैं, ठीक है। जैसे अब आपको मेज़र क्रिएट करना है इस पर्टिकुलर टेबल में, तो आप सिंपली इस थ्री डॉट में क्लिक करिए। आप वहाँ से भी जा सकते हैं, जैसे हमने पहले स्टेप में देखा कॉलम के लिए, वैसे आप ले सकते हैं न्यू मेज़र। अब जैसे आपने न्यू मेज़र क्रिएट किया, आप इस मेज़र के अंदर लिख दीजिए जैसे आपको चाहिए एवरेज, ठीक है, एवरेज चाहिए। और एवरेज किसका चाहिए आपको, यू कैन से दैट डिस्काउंट का एवरेज निकालना है आपको, ठीक है। तो आप निकाल लीजिए डीम कस्टमर, उसके बाद लिख लिए डिस्काउंट एंड आई विल क्लिक दैट बटन, कमिट बटन। अब आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे क्यों नहीं आया, क्योंकि जो मेज़र है वो ना तो एक टेबल है ना ही एक कॉलम है, ये सिंपली एक वर्चुअल कैलकुलेशन है, एक वर्चुअल कैलकुलेशन है जो कि मेमोरी नहीं लेता। जैसे जैसे मैंने अभी इसके पहले बताया, जब मैंने इस कॉलम को क्रिएट किया था, तो इस कॉलम को क्रिएट करते टाइम ये कॉलम यहाँ पे अपीयर हो रहा है, मतलब ये आपके टेबल में एक नया कॉलम होके ऐड हो गया है, मतलब ये मेमोरी यानी ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ये जगह ऑक्यूपाई करेगा। बट मेज़र जो है ये एक ऐसी फंक्शनलिटी है पावर बीआई की जो कि वर्चुअल कैलकुलेशन प्रोवाइड करती है, यानी इसका जो डेटा रहता है वो वर्चुअली कहीं ना कहीं स्टोर रहता है, ये आपके टेबल में नई चीज़ क्रिएट नहीं करता, ठीक है। जो भी कैलकुलेशन है वो इसके अंदर स्टोर रहते हैं। सिंपली आपको क्या करना है, अगर इसका डेटा आपको शो कराना है, मतलब इसके अंदर क्या चल रहा है, क्या चीज़ें आपने लिखी है वो सही में हो रही है या नहीं, तो आपको जो भी चीज़ें सिंपली इसको यूज़ करना पड़ेगा विजुअल्स के अंदर, जो कि हम किस में देखने वाले हैं, रिपोर्ट व्यू में, ठीक है।
तो रिपोर्ट व्यू में आप देखने वाले हो कि किस तरीके से आपका मेज़र जो है वो काम करता है। तो ये मेज़र की फंक्शनलिटी है कि ये सिर्फ किस में वर्क करता है, ओनली एंड ओनली विजुअलाइजेशन में, यानी जब आप कोई भी विजुअल्स के अंदर इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करके लाएंगे तब ये अपना डेटा जो है वो शो करता है, अन्यथा आपको इसका डेटा देखने नहीं मिलता, क्योंकि ये क्या है, एक वर्चुअल टेबल है जो कि एक वर्चुअल कैलकुलेशंस आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, जैसे आप जो भी अगर उसका एवरेज है अगर वो आपको देखना है तो सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, एनी ऑफ द विजुअल्स लेना पड़ेगा। तो मैं सिंपली कार्ड ले लेता हूँ। ठीक है, कार्ड लेने के बाद मैंने क्या किया, उस पर्टिकुलर मेज़र को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया। तो ये मेज़र को मैंने ड्रैग किया एंड ड्रॉप किया यहाँ पे। तो इनने बता दिया टोटल जो मेज़र है उसका एवरेज कितना है, 8.95 मिलियन। ठीक है, और मैं इस डेक को क्लिक करता हूँ तो इसका जो फॉर्मूला है वो आपको दिखेगा। ठीक है, ओके। तो ये तो जो हमने हमारा पहला वाला जो बना हुआ है वो है, एंड एवरेज वैल्यूज़ करके एक है हमारे पास। जैसा मैंने ये बनाया ये वाला मेज़र इस कस्टमर टेबल के अंदर, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक और इसको यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ और मैंने लिया एक नया कार्ड। एंड कार्ड में मैंने क्या किया, मेज़र 2 को ट्रैक करके ड्रॉप किया, तो इसके अंदर जो भी कैलकुलेशन है वो यहाँ पे अपीयर हो गया। तो एवरेज जो है, एवरेज डिस्काउंट वो कितना है, 0.05। वैसे आप मीन मैन निकाल सकते हैं। तो सिंपली एक नया मेज़र क्रिएट करिए और उसकी वैल्यू, जैसे ये भी जो मेज़र 3 हो, मेज़र का नाम है, आप कुछ भी देख सकते हो। जैसे मैंने निकाला, मैंने लिखा मैक्स वैल्यू इज़ इक्वल्स टू मैक्स। ठीक है, तो मैक्सिमम अब इसका जो सिंटेक्स है वो कैसा रहने वाला है, तो सबसे पहले आपके टेबल का नाम, तो टेबल का नाम क्या है आपका, यू कैन से डीम कस्टमर आपके टेबल का नाम है। ठीक है, डीम कस्टमर के अंदर आप क्या लेने वाले हो, डीम कस्टमर के आप लेने वाले हो डिस्काउंट। एंड डिस्काउंट में आप देखने वाले हो मैक्सिमम डिस्काउंट किसका है। तो मैंने इसको क्लिक किया और उस मेज़र का नाम क्या है, मैक्स वैल्यू सॉरी, उसका नाम क्या है, मैक्स वैल्यू। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, एक और कार्ड ले लूँगा। ठीक है, यू कैन यूज़ मल्टीपल कार्ड्स बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और कार्ड ले लिया एंड कार्ड लेते से मैंने इसको यहाँ पे लाया और उस मैक्स वैल्यू का नाम का जो मेज़र मैंने बनाया उसको ट्रैक करके यहाँ ड्रॉप किया। तो इसने बता दिया मैक्स जो है वो कितनी है, 0.25। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मेज़र का यूज़ कर सकते हैं आप, कॉलम का यूज़ करते हैं, नया कॉलम का यूज़ कर सकते हैं आप, नया टेबल बनाने का यूज़ कैसे कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर हम कैसे पहचानेंगे, हम कैसे पहचानेंगे कि वो मेज़र है या फिर वो टेबल है या फिर वो कॉलम है। तो देखिए, मैंने आपको सबसे पहले ही बताया था कि जब भी आप नया टेबल क्रिएट करते हो तो उस टेबल के अंदर एक आपको छोटा सा टेबल का आइकन एंड कैलकुलेटेड आइकन, मतलब एक कैलकुलेटर दिखता है छोटा सा। तो उस टेबल को हम क्या बोलते हैं, कैलकुलेटेड टेबल। मतलब बेसिकली उसमें जो भी कॉलम्स रहने वाला है, जो भी वैल्यूज़ रहने वाली है वो कैसे है, कैलकुलेटेड वैल्यूज़ है, यानी कैलकुलेटेड कॉलम्स हैं। वैसे ये जो टेबल है ये भी वही है, ये भी कौन सा टेबल है जो आपने नया क्रिएट किया हो, क्योंकि इस टेबल के साथ साथ आपको क्या दिख रहा है, छोटा सा कैलकुलेटर दिख रहा है। तो ये भी जो टेबल है वो कौन सा है, कैलकुलेटेड टेबल। बट अगर मैं इस टेबल की बात करूँ या ऑर्डर टेबल की, तो ये ऑर्डर टेबल कैलकुलेटेड टेबल नहीं है, बिकॉज इसके साथ छोटा सा कैलकुलेटर नहीं है। वैसे ही अगर मैं इनकी बात करूँ तो यहाँ पे आपको सिंपली एक कैलकुलेटर दिखता है। तो ये क्या है, एक कैलकुलेटर टाइप का आइकन दिखता है, कैलकुलेटर। एक कैलसी टाइप का दिखता है आपको आइकॉन, जो कि बताता है कि ये क्या है, मेज़र्स हैं। और मेज़र्स मैंने क्या बताया, ये मेज़र्स की डेफिनेशन है कि मेज़र एक क्या, वर्चुअल कैलकुलेशन फील्ड है जो कि आपको, आपके इसमें स्पेस नहीं लेती है। सिंपली इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें ड्रैग एंड ड्रॉप करके कोई चीज़ शो करानी है। मतलब जब भी आप विजुअल्स में इसका यूज़ कर सकते हैं, नॉर्मली आप इसके अंदर का डेटा नहीं देख सकते, फिर वो आपको ऐसा फॉर्मूले में दिखेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये सिंपली आपको एक कैलकुलेटर टाइप का दिखेगा। सो आप आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये क्या है, मेज़र है। और जब आप नया कॉलम क्रिएट करते हो, जैसे मैंने ये नया कॉलम बनाया था पोस्टर करके, ठीक है, तो पोस्टल वैल्यू करके जो मैंने नया कॉलम बनाया था ये वाला, तो ये आपको कैसा दिखेगा, ऐसा समेशन टाइप का दिखेगा, मतलब इस कॉलम के अंदर कुछ कैलकुलेशंस हुए हैं। तो ये होगा कैलकुलेटेड कॉलम। तो इस तरीके से आप अपने
कॉलम को, अपने मेजर्स को और अपने कैलकुलेटेड टेबल को आइडेंटिफाई कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने एक और यहाँ पे जो है बना के रखा है, जैसे ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ऑर्डर टेबल के अंदर मैंने बना के रखा है। तो जैसा मैंने ऑर्डर टेबल के अंदर बनाया था ये एवरेज वैल्यू करके, तो ये इसमें तो कुछ है नहीं। जैसे ये डे टू शिप करके मैंने एक कॉलम बनाया था और इसमें मैंने एक फंक्शन लिखा था जिसका नाम है डेटेड डिफरेंस, डेट डिफरेंस। तो ये क्या करता है, दो डेट के बीच के डिफरेंस लाता है। जैसे मैंने यहाँ पे जो दो डेट लिया है वो कौन से लिया है, ऑर्डर डेट एंड शिप डेट। इन दोनों डेट का ने डिफरेंस लिया और उसको डे के फॉर्म में प्रिंट किया। मतलब जैसे अगर मैं 28 माइनस 30 करता हूँ, ठीक है, 28 माइनस 30 करता हूँ तो कितने दिन आते हैं इन दोनों के बीच में, 2 दिन की गैप है। जैसे 20 सितंबर, 29 सितंबर और 9 अक्टूबर के बीच में कितने दिन की गैप है, 2 दिन की। 4 मार्च और 7 मार्च के बीच के कितने दिन की गैप है, 3 दिन की। तो ये जो डेट डिफरेंस फंक्शन है ये भी बिल्ट इन फंक्शन है किसका, पावर बीआई का, जो दोनों डेट के बीच के डिफरेंस निकालता है। वैसे ही मैंने एक मेज़र क्रिएट किया है। ठीक है, ये आपको एरर भी शो करता है अगर आप कुछ गलत लिखते हो तो। अभी ये ऑर्डर सेल नाम का मेरे पास टेबल नहीं है इसलिए इनकरेक्ट बता रहा है, मतलब कुछ और नाम से हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना है गाइस, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं आपको बता रहा हूँ, आप इस कोर्स में पावर बीआई में बहुत आगे तक जाने वाले हैं। मैंने एक प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है इसकी, जो जाओ और जाके प्लेलिस्ट देखिए। इस प्लेलिस्ट की ये 9th वीडियो है जो कि मैं अब आज आपके सामने लेके आया हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 10th में। और हम इस कैलकुलेशंस में, इस मेज़र्स में कैसे मेज़र्स क्रिएट करते हैं, कॉलम्स वगैरह मैंने आपको इसमें आज बताया है। इसमें इन डेप्थ में हम नेक्स्ट वीडियो में जाएंगे। तब तक के बने रहिए वीडियो के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेन टेन है, गुड बाय।